Hello friends and welcome to the Exams Made Simple and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 4th of May 2020। तो 4 मई 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि जिनको करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए, जिनको हमारे प्रीलिम्स 365 का मटेरियल चाहिए, दे कैन गेट दैट फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो। जब आपको जो लिंक हमने दी है वो पूरी की पूरी हमारी टेम्स पोर्टल की लिंक है, वहाँ पर हमने सारा कंटेंट अवेलेबल कराने का सोच लिया है। सो फॉर दैट रीज़न वी आर डूइंग दैट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस तरह जब टेम्स पोर्टल खोलोगे तो आपको इस तरह का कुछ दिखेगा, जिसमें आप करंट अफेयर, जो लोग पोर्टल में सब्सक्राइब रहेंगे उनको डेली का हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, योजना, कुरुक्षेत्र, ये तो सिनॉप्सिस दिया ही जाता है मंथली बेसिस पे, और आपको डेली पढ़ना पड़ता है। इसमें करंट अफेयर्स आप डेली आपको सारा मिल जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस आपका डेली अपडेट होता है, आप जाके पढ़ सकते हैं, कॉपी पेस्ट करके आप अपने सेपरेट नोट्स में बना भी सकते हैं। फिर इसमें सारे पीडीएफ्स भी हमने कर दिए हैं, ऑल जितना भी हमारा पीडीएफ आता है उसको सेपरेट कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया कि मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ जिसको लेनी है, प्रीलिम्स 365 का पीडीएफ जो हमारी बुक्स हैं वो लेनी है किसी को, इकोनॉमिक सर्वे, मेंस 365 का पीडीएफ अभी आया नहीं है, आगे आने वाले समय में उसको भी किया जाएगा। देन हमारे जो फ्री इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि डेली आंसर राइटिंग है वो भी रेगुलरली अपडेट होगा, प्लस जो डेली करंट अफेयर्स क्विज है ये भी फ्री इनिशिएटिव है, ये डेली का डेली अपलोड होगा, आज का अपलोडेड है, आप वहाँ जाके अटेम्प्ट करें। जो भी यूपीएससी रेलिवेंट क्वेश्चन हैं हम कोशिश करेंगे कि वी वुड ट्राई टू बी एज क्लोज टू द यूपीएससी पैटर्न एज पॉसिबल, जितना हम क्लोज जा सकते हैं उतना पॉसिबल रहेगा, हम जाने की कोशिश करेंगे। दैन नॉलेज बाइट्स मिसलेनियस में आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हम धीरे धीरे इसमें ऐड करके एक तरीके से यूपीएससी का एक विकीपीडिया बनाने की कोशिश करेंगे, कि यूपीएससी पीडिया, ताकि कोई भी टॉपिक अगर आपको ढूंढना हो तो आप यहाँ पे आकर के ढूंढ सकें। देन इंग्लिश वर्ड ऑफ द डे रहेगा, ये चीज़ें कुछ रहेंगी जो कि आप हमारे पोर्टल से ले सकते हैं। फ्री इनिशिएटिव्स भी हैं, जिनको इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और डेली का हिंदू चाहिए वो पेड इनिशिएटिव्स में भी आ सकते हैं, लेकिन फ्री इनिशिएटिव्स भी हैं, है ना। तो आप इसका बिल्कुल यूज़ करिए एज मच एज यू वांट, जितना भी आप यूज़ करना चाहें। आज का न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। पहला जो क्वेश्चन है वो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्पीकर प्रोटेम। स्पीकर प्रोटेम के बारे में क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है कि आर्टिकल 181 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 180 का सब सेक्शन 1 जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, वो कहता है कि गवर्नर हैज़ द पावर टू अपॉइंट एनी मेंबर एज स्पीकर इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। तो किसी भी मेंबर को, मतलब ये प्रोटेम स्पीकर की तरह अपॉइंट कर सकता है गवर्नर इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। दूसरा स्टेटमेंट कहता है, पावर ऑफ द स्पीकर प्रोटेम आर नॉट को एक्सटेंसिव विद द पावर ऑफ द इलेक्टेड स्पीकर। ओके, तो आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्रैक्टिस ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया इन्वॉल्व। तो फिस्कल फेडरलिज्म इनमें क्या क्या इन्वॉल्व रहता है। ए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, डिवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल पूल टू स्टेट्स, सेटिंग अप ऑफ फाइनेंस कमीशन एवरी 5 years, या ऑल ऑफ द अबव। तो फिस्कल फेडरलिज्म में इसमें क्या क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव्स इज और आर आउटसाइड द पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के बाहर कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो पार्ट 4 में आपको सबको बताना चाहिए डीपीएसपीज आते हैं ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, पार्ट 4 है। पार्ट 4A आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, पार्ट 3 आपका फंडामेंटल राइट्स है। तो आपको बताना है कि पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर इनमें से कौन कौन सी चीज़ आती है। फर्स्ट है क्लेम्स ऑफ SC/ST टू पब्लिक सर्विसेज, सेकंड इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी चिल्ड्रन, थर्ड डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो इनमें से कौन कौन सी चीज़ें पार्ट 4 में नहीं आती हैं। ओके, मतलब उसके पार्ट उसके बाहर है। तो 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, या 1, 2 and 3। दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। नाउ लेट मी टेल यू द आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चंस वन बाय वन। पहला क्वेश्चन जो हमने पूछा था प्रोटेम स्पीकर के टर्म्स में, उसका आंसर होगा 1 ओनली, क्योंकि आर्टिकल 180 का 1 अगर आप पढ़ो तो गवर्नर हैज़ द पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन एज स्पीकर इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, यही आर्टिकल है। स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। पावर ऑफ द स्पीकर प्रोटेम आर को एक्सटेंसिव विद द पावर ऑफ द इलेक्टेड स्पीकर, जब तक वो रहता है तब तो उसके बाद वही पावर रहती है, तो ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा मतलब, इसलिए तो 1 ओनली विल बी द आंसर। सेकंड क्वेश्चन पूछा था हमने, फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें ही फिस्कल फेडरलिज्म के अंदर आती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल पावर बिटवीन सेंटर स्टेट, डिवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल पूल टू स्टेट्स, सेटिंग अप ऑफ फाइनेंस कमीशन एवरी 5 years, या तो ये सारी की सारी चीज़ें ही जो है फिस्कल फेडरलिज्म का हिस्सा है। ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर।
पूछा था हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि पार्ट 4 से बाहर कौन सी चीज़ें हैं, तो क्लेम्स ऑफ SC ST टू पब्लिक सर्विसेज, यस बिल्कुल ये बाहर है, ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है DPSPs के अंतर्गत जो इस तरह की चीज़ें करें। सेकंड, इंस्ट्रक्शन ऑफ मदर टंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी चिल्ड्रन, ये भी आउटसाइड है, DPSPs के अंदर नहीं आता है, ठीक है ना। थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, तो डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज भी आउटसाइड है ना, तो ये तीनों की चीज़ें आउटसाइड हैं, इसलिए आंसर विल बी 1, 2 एंड 3। अब आज जो हम देखेंगे वो है मैप ऑफ द डे। मैप ऑफ द डे में जो आज हम मैप देखने वाले हैं वो है इंडिया के फॉरेस्ट कवर का मैप। तो एक जो है ओवरऑल वेजिटेशन हम बताएंगे, ओवरऑल वेजिटेशन बहुत सारी चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस करूंगा मैं, मतलब इसको पढ़ने के बाद आपको इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2019 की रिपोर्ट है वो भी पूरा डेटा मैं इसमें आपको इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा, ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल सेशन होने वाला है ये मैप ऑफ द डे का। एक एक करके देखते हैं। पहले तो NCERT का ये मैप है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, तो 5 ब्रॉड टाइप ऑफ वेजिटेशन जो इंडिया में पाए जाते हैं, 5 ब्रॉड क्लासिफिकेशन अगर देखो। इसके बाद अगर हम अलग अलग कोपेन का देखेंगे तो अलग वेजिटेशन मिलेगा, है ना, एंड सेट का देखेंगे तो अलग हमको क्लासिफिकेशन मिलेगा, तो वो अलग है। लेकिन टाइप्स ऑफ वेजिटेशन जो ब्रॉड है वो 5 है। पहला आपको दिख रहा होगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का जो ये एरिया है, ये देखो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन आपको यहाँ दिख रहा होगा, ओके। इसके अलावा थोड़ा सा इधर वेस्ट बंगाल और इधर उड़ीसा का थोड़ा सा पार्ट ले रहा है, हल्का हल्का, है ना। देन आपको नीचे यहाँ वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन काफ़ी ज़्यादा देखो, तो वेस्टर्न घाट्स में काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगा, और थोड़ा सा आपको इधर तमिलनाडु वाले रीजन के आसपास आएगा, है ना। तो ये आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वाला एरिया हो गया। इसके अलावा दूसरा जो वेजिटेशन है वो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ओके। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में अगर आप देखो तो मेजॉरिटी जो इंडिया में वेजिटेशन है वो ट्रॉपिकल डेसिडियस का, ये तो आप देख रहे हो ये पूरा रीजन जो है ये ट्रॉपिकल डेसिडियस वाला है। MP वाला रीजन आपको ले लिया, आंध्र प्रदेश का रीजन ले लिया, छत्तीसगढ़ का रीजन ले लिया, तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट वाला रीजन है। तो आप मैप देखिए काफ़ी ध्यान से। ऐसा कभी कभी क्या होता है कि NCERTs के मैप UPSC डायरेक्टली बना देता है, तो ऐसा मैप बना देगा और इसको 1 दे देगा, इसको 2 दे देगा, इसको 3 दे देगा, इसको 4 दे देगा, बोलेगा कि इनमें से 3 को पता करो कौन सा है, तो ऑप्शन देगा। तो बस याद रखना है आपको कि ये ट्रॉपिकल डेसिडियस है। या अगर पूछ ले कि ऐसे लिख के 1, 2, 3, 4, इनमें बोल देगा कि सबसे अधिक कौन सा फॉरेस्ट कवर है, सबसे कम कौन सा कवर है, 3 क्या है, तो 3 आपने देखा कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन था। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट देख लिया। फिर है माउंटेन फॉरेस्ट, तो माउंटेन फॉरेस्ट का जो रीजन है वो आपका थोड़ा अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन, इधर अरुणाचल प्रदेश है, देन आपका सिक्किम वाला रीजन है। इसके अलावा आपका ये जो कश्मीर वाला रीजन है ये माउंटेन आता है, कश्मीर वाला रीजन भी पूरा माउंटेन में आता है, ठीक है ना। तो ये 3 आपको लोकेशंस याद रखनी है, माउंटेन रीजन की लोकेशंस है। देन मैंग्रोव कवर, मैंग्रोव कवर देखो तो आपको इधर उड़ीसा में मिलेगा, ये सुंदरबन जो सबसे बड़ा कवर है, यहाँ पे गुजरात में भी काफ़ी ज़्यादा मैंग्रोव आपको देखने को मिलता है। फिर आपको तमिलनाडु में पिछावरम करके जो एरिया है, पिछावरम, वो भी आपका मैनग्रूव का ये एरिया है। तमिलनाडु का पिछावरम भी मैनग्रूव एरिया है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच यू शुड रिमेंबर, है ना। आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन का ये लोकेशन भी देखो, अंडमान एंड निकोबार में भी ये लोकेशन दिखा रहा है कि यहाँ पे भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन पाए जाते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा थोड़ा बहुत, है ना। इसके अलावा जो लास्ट वेराइटी है ओवरऑल वेजिटेशन में ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, जो कि आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है, ये आपको ये राजस्थान वाले रीजन में मिल रहा है, थोड़ा सा आपका आंध्र प्रदेश का रीजन भी ले रहा है, ये आंध्र प्रदेश का, थोड़ा महाराष्ट्र का रीजन भी ले रहा है, तो थोड़ा आंध्र प्रदेश थोड़ा महाराष्ट्र, ये इंपॉर्टेंट है। तो का ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखो अलग से एक एरिया है, तो ऐसा मैप बना के जस्ट इसको ऐसे दे देगा, बोलेगा 1 क्या है, फाइंड आउट व्हाट इज 1, और वहाँ 1 में लिख लेगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, ट्रॉपिकल डेसिडियस, थॉर्न फॉरेस्ट या माउंटेन फॉरेस्ट। क्या देखिएगा कि ये कौन सा है, अपना ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है, ठीक है। ये आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो इस बार की आई है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, एक एक करके सुनना। सबसे पहली बात कि एरिया वाइज जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है इंडिया में वो कौन कौन से स्टेट में, एरिया वाइज लार्जेस्ट, एरिया मतलब टोटल एरिया वाइज, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, फिर छत्तीसगढ़ में है, फिर उड़ीसा में है, फिर महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। MP में सबसे अधिक फॉरेस्ट कवर है, देन अरुणाचल प्रदेश में है, देन छत्तीसगढ़ में है, देन उड़ीसा में है, देन महाराष्ट्र में है। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये टॉप फॉरेस्ट कवर वाले एरिया है, ठीक है ना। लेकिन अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो परसेंटेज वाइज सबसे अधिक आपका मिजोरम में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, फिर मेघालय में है, फिर मणिपुर में है, फिर नागालैंड में है, ठीक है ना। तो परसेंटेज वाइज मिजोरम, एरिया वाइज सबसे अधिक मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा
वो 3 स्टेट जहां सबसे अधिक फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ है, मतलब 2017 में रिपोर्ट आई थी, 2017 बाइनियल रिपोर्ट होती है, तो 2017 में आई थी, अब 2019 में आई है। तो 2019 में जो सबसे अधिक फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है वो कर्नाटका में इंक्रीज हुआ है, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर केरला में, ठीक है ना। सबसे अधिक एरिया वाइज कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक परसेंटेज वाइज कहाँ पर है? मिजोरम में। सबसे अधिक आपका टॉप स्टेट इंक्रीज इन फॉरेस्ट जहाँ इंक्रीज हुआ फॉरेस्ट एरिया का वो कहाँ पर है? तो वो कर्नाटका में हुआ है। तो आपको ये भी फैक्ट याद रखना। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का पूरा डेटा है, काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस न्यूज़ एनालिसिस के बाद, ठीक है ना। अब आपको मैनग्रोव कवर की बात करते हैं। मैनग्रोव कवर जो सबसे अधिक इंक्रीज हुआ है वो हुआ है गुजरात में। तो गुजरात में सबसे अधिक मैनग्रोव कवर इंक्रीज हुआ है, 37 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इंक्रीज हुआ है। देन महाराष्ट्र में, देन उड़ीसा में। तो गुजरात, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा, ये ऑर्डर रहेगा मैनग्रोव कवर के इंक्रीज होने का। अब मैं आपको एक एक करके उसके इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहली बात तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट निकालता कौन है? आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बनाता है ये रिपोर्ट। और पहली बार ये आई थी रिपोर्ट 1987 में, 1987 में पहली बार आई थी। अभी जो 2019 में रिपोर्ट आई वो 16th रिपोर्ट है इस एडिशन की, ओके। तो इसका 16th एडिशन अभी रिलीज हुआ है बेसिकली, तो ये भी आपको याद रखना। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट विच यू शुड रिमेंबर। तो काफी अच्छे से आपको बताऊंगा एक एक करके चीजें। सबसे पहली बात कि टोटल फॉरेस्ट कवर इस कंट्री का कितना है। टोटल फॉरेस्ट कवर इस कंट्री का है 21.67%, जो 21.67% हमारा टोटल फॉरेस्ट कवर है इस कंट्री का, ठीक है ना। दूसरा, अगर आप देखो कि टोटल जो ट्री कवर है, द ट्री कवर ऑफ दिस कंट्री इज 2.89। तो टोटल फॉरेस्ट कवर 21.67, टोटल ट्री कवर 2.89, तो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है वो कितना है? 24.56%। तो 24.56% याद रखिएगा टोटल फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर, 21.67 टोटल फॉरेस्ट कवर। तो टोटल फॉरेस्ट कवर 21.67, टोटल ट्री कवर 2.89, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 24.56। The current assessment shows an increase of 0.56% फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर में 0.56% की बढ़ोतरी हुई है, ओके, एंड 1.29% की ट्री कवर की बढ़ोतरी हुई है अगर आप देखें तो, और ओवरऑल 0.65% की बढ़ोतरी हुई है अगर आप देखें तो। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 से 2019 में ओवरऑल 0.65% की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें कि 0.56 आपका फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है एंड 1.29% आपका ट्री कवर इंक्रीज हुआ है। देन मैनग्रोव कवर इन द कंट्री हैज इंक्रीज्ड बाय 54 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें सबसे अधिक मैनग्रोव हमने देखा गुजरात में, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में इंक्रीज हुआ। तो गुजरात में सबसे अधिक, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में। टोटल कार्बन स्टॉक जो है वो फॉरेस्ट का इंक्रीज हुआ है। टोटल कार्बन स्टॉक जो फॉरेस्ट का है वो इंक्रीज हुआ है। देन डिपेंडेंस ऑन फ्यूल वुड, अगर डिपेंडेंस ऑन फ्यूल वुड देखें ऑन फॉरेस्ट तो हाईएस्ट है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और अगर फॉर्डर में फॉर्डर के लिए देखें, फॉर्डर के लिए, स्मॉल टिम्बर के लिए, बैम्बू के लिए डिपेंडेंस देखें तो हाईएस्ट मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। तो अगर आपको फ्यूल वुड के लिए देखना है तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक डिपेंडेंस है, और अगर फॉर्डर, स्मॉल टिम्बर, बैम्बू के लिए देखना है तो आपको मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक डिपेंडेंस है, ठीक है ना। देन इस बार जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में इस बार एक नया चैप्टर ऐड किया गया था, फॉरेस्ट टाइप्स एंड बायोडाइवर्सिटी। तो फॉरेस्ट टाइप्स एंड बायोडाइवर्सिटी चैप्टर इंक्रीज किया गया था। इसमें जो है फॉरेस्ट टाइप्स की मैपिंग की गई है चैंपियन एंड सेट के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो याद रखिएगा चैंपियन एंड सेट क्लासिफिकेशन 1968 का क्लासिफिकेशन है। इसमें 16 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट ग्रुप्स आए थे, 16 फॉरेस्ट टाइप ग्रुप आए थे। तो चैंपियन एंड सेट का क्लासिफिकेशन 1968 का यूज़ किया गया है फॉरेस्ट टाइप्स एंड बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर के लिए, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। अब देखो सबसे अधिक अगर आपको देखना है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है एरिया अंडर, कौन से फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 40.86%। तो 40.86% हमारे यहाँ ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा फॉरेस्ट पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कौन सा फॉरेस्ट पाया जाता है, तो इंडिया में सबसे अधिक ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस पाया जाता है, याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर आता है आपका दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? दूसरे नंबर पर आपका आता है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस। तो याद रखिएगा ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस सबसे ज़्यादा, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 हो गया, ठीक है ना। फिर नंबर 3 में आपका आता है ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन। ट्रॉपिकल, ये देखो ये वाला चीज़ आता है ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, ये 3rd नंबर पर आता है ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन। और चौथे नंबर पर आता है आपका कौन सा? चौथे नंबर पर आता है आपका ये 8.45 वाला, यानी कि प्लांटेशन
प्लांटेशन वाले, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा तो ज़रूर याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा आपका ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, फिर उसके बाद ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, फिर ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन आपका आता है। तो ये सारे डेटा जरूर याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा आपको बता रहा था, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके बाद अगर आप देखो कि फॉरेस्ट का जो क्लासिफिकेशन है वो वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस, ओपन फॉरेस्ट, इन सब में भी होता है। तो अगर आपको ये देखना है कि वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस एंड ओपन में सबसे अधिक कौन सा है, तो इंडिया में सबसे अधिक मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है 9.38%, ठीक है ना। इसके अलावा ओपन जो फॉरेस्ट है वो आपके 9.26% है और वेरी डेंस फॉरेस्ट आपके 3.02% है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये देखना है कि ओपन फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस और वेरी डेंस में सबसे अधिक क्या है, तो सबसे अधिक आपका मॉडरेटली डेंस है, फिर उसके बाद आपका ओपन है, फिर आपका वेरी डेंस है। ओके, तो याद रखिएगा मॉडरेटली डेंस, फिर ओपन, MDOVD मतलब मॉडरेटली डेंस, ओपन एंड वेरी डेंस, ये आपका ऑर्डर रहता है। इसके अलावा अगर आप ये देखना चाहो ट्री कवर, तो मैंने पहले बताया था कि ट्री कवर आपका 2.89% है इस बार। देन इसके अलावा जो स्क्रब है वो 1.41 है, नॉन फॉरेस्ट आपका 76.72। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको याद रखनी चाहिए एंड आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। इस बार का जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है लगभग मैंने पूरा ही डिस्कस कर लिया इस मैपिंग एक्सरसाइज के साथ। तो ये मेरा मेन एम था बेसिकली, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। 1.26 लाख टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स गिवन टू द स्टेट्स, दिस इज व्हाट FCI इज सेइंग। ओके, हिंदू में अगर आप जाएं तो इस तरह से न्यूज़ आई है, 126 लाख टन, सॉरी नॉट 1.26, इट्स 126 लाख टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स गिवन टू द स्टेट्स, FCI कहना है। एंड दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2.5 मंथ्स सप्लाई इन नॉर्मल सिचुएशन। तो ये लगभग 2.5 महीने की सप्लाई के बराबर है जो कि निकाला गया है। तो 126 लाख टन्स का जो फूड सप्लाई वो किया गया है। अब आपको मैं बताता हूँ FCI के बारे में। FCI जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत ये आता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1965 में बनी थी और स्टैट्यूटरी मतलब किसी एक्ट से बनी होगी। तो ये बनी थी फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 के तहत। तो फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 के तहत ये बनाई गई थी। इसके साथ एक और बॉडी और थी उस समय 1965 में बनी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, CACP, जो कि अभी आपका MSP रिकमेंड करने का काम करती है। MSP रिकमेंड करने का काम करती है ना, CACP। तो ये भी 1965 में ही बनी थी। तो जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस है वो 1985 से इसका नाम है। ये CACP इसको नाम 1985 में बना। एक्चुअल में ये बॉडी 1965 में बन गई थी। तब इसका नाम था क्या? तब इसका नाम था एग्रीकल्चरल प्राइजेस कमीशन। इसका नाम पहले था एग्रीकल्चरल प्राइजेस कमीशन, उसके बाद ये बनाई गई थी। अब FCI में काफ़ी कुछ दिक्कतें हैं, मतलब आपका PDS FCI में काफ़ी कुछ दिक्कतें हैं ना, तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है जो कि इसके रिकमेंडेशन की है, जिसका नाम है शांता कुमार कमेटी। तो अगर आपसे कोई पूछता है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शांता कुमार कमेटी अगर कोई पूछता है तो वो PDS में और आपका जो FCI उसमें रिफॉर्म करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। काफ़ी कुछ रिफॉर्म्स इसने दिए थे, तो शांता कुमार कमेटी का नाम भी आप याद रख सकते हैं। एडिटोरियल ऑफ द डे में आज हम 3 एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। 3 एडिटोरियल। पहला जो आर्टिकल जो सबसे मेन लगा, देखो ये है लीड आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक और आर्टिकल डिस्कस करेंगे, तीसरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट के बेसिस पे ही बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट था ब्रिक्स अगेंस्ट कोविड-19। अब ब्रिक्स अगेंस्ट कोविड-19 जो आर्टिकल था, इसमें एक एक करके ब्रिक्स के सारे नेशंस के बारे में बताया गया था कि उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है और किस तरीके से उन्होंने बेसिकली काम किया। तो अगर आपको मैं एडिटोरियल सेक्शन में जाके दिखाऊँ ये कौन कौन से एडिटोरियल है, तो ये एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। तो ये वाला एडिटोरियल है दूसरा। देन आपका इस पेज में है नो रिलीफ फॉर नोवेयर पीपल, देन ब्रिक्स अगेंस्ट कोविड-19। तो ये 3 आर्टिकल हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ब्रिक्स अगेंस्ट कोविड, पहले इंडिया का नाम है। तो इंडिया का अगर देखो तो इट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का इंडिया। इसने एक्सपोर्ट किया है ड्रग नॉट ओनली टू द सार्क कंट्रीज बट ऑल्सो टू इट्स एक्सटेंडेड नेबरहुड इन द गल्फ। तो केवल सार्क कंट्रीज को नहीं इसने भेजा है, इसने एक्सटेंडेड नेबरहुड जो गल्फ में है, रशिया, ब्राज़ील, इजराइल एंड US, इन सारी कंट्रीज़ को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देने का काम किया है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि ब्रिक्स में इंडिया ने एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म दिया बेसिकली फार्मा अलायंस का। ओके, तो ब्रिक्स में इंडिया ने अपॉर्चुनिटी दी एक फार्मा अलायंस बनाने का कि आप फार्मा अलायंस बनाओ और इस तरीके से आप वर्ल्ड पे वर्ल्ड की जो दूसरी कंट्रीज हैं उनकी मदद कर सकते हो और एक तरीके से अपने अलायंस को और ज़्यादा आगे ले जा सकते हो। चाइना की वहीं बात करें तो चाइना ने भी काफ़ी काम किया इन द फील्ड ऑफ हार्डवेयर, जैसे कि मास्क हो गया, ग्लव्स हो गया, कवरऑल्स हो गया, शू कवर्स हो गए, टेस्टिंग किट्स हो गई। इनको बनाने में चाइना ने भी काफ़ी ज़्यादा काम किया है। चाइना का हेल्थ सिल्क रोड
डॉक्ट्राइन है। चाइना का क्या है बेसिकली, हेल्थ सिल्क रोड डॉक्ट्राइन। इसमें चाइना बेसिकली जो ग्लोबल हॉटस्पॉट थे सबसे बुरे दो, इटली और ईरान, वहाँ पे जाने की कोशिश तक की थी और वहाँ पे भी ये पहुँचे, तो वहाँ पे भी इन्होंने मदद की। तो चाइना ने भी अपना काम बखूबी निभाया। तो ब्रिक्स का योगदान है बेसिकली, सिर्फ इंडिया का नहीं है, ब्रिक्स के एक कंट्रीज़ का हम देखेंगे। काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तीसरा जो है रशिया का, अगर हम देखें तो रशिया में काफ़ी योगदान किया। रशिया ने घर में वायरस से काफ़ी ज़्यादा जूझ रहा था। देन ऑल्सो रशिया सेंड इट्स डॉक्टर्स एंड वायरोलॉजिस्ट ओवरसीज़। तो उन्होंने, रशिया ने भी अपने डॉक्टर्स को, वायरोलॉजिस्ट को भेजा। कहाँ कहाँ भेजा उन्होंने, बेसिकली इटली में भेजा, जिसका नाम था फ्रॉम रशिया विद लव, एक मिशन था फ्रॉम रशिया विद लव। साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका जो है वो अफ्रीकन यूनियन कंट्रीज़ में बेसिकली अपना काम कर रहा है, एंड इट इज़ इंगेज्ड इन फ्रेमिंग अ पैन अफ्रीकन रिस्पॉन्स टू कोविड-19। तो पैन अफ्रीकन रिस्पॉन्स बेसिकली कोविड-19 से लड़ने के लिए बना रहा है साउथ अफ्रीका। एक कंट्री ब्राज़ील ऐसी है विच नीड्स अ कोर्स करेक्शन। ऑथर का कहना है कि ब्राज़ील नीड्स सम कोर्स करेक्शन। क्यों? इट्स रेजिस्टेंस टू ब्रेक द इन्फेक्शन चेन थ्रू ट्रेवल बैन्स, लॉकडाउन एंड आइसोलेशन एंड टेस्टिंग अपीयर्स टू हैव लेड टू एन इन्फेक्शन सर्ज। तो ब्राज़ील में क्या किया, वहाँ पे काफ़ी रेजिस्टेंस किया, लॉकडाउन का रेजिस्टेंस किया, आपके इसका बेसिकली कि लॉकडाउन किया जाए या ट्रैवल बैन किया जाए, आइसोलेट किया जाए लोगों को, तो इसका रेजिस्टेंस किया, जिस कारण से वहाँ पे जो केसेस हैं काफ़ी ज़्यादा सर्ज या इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, तो वे फॉरवर्ड ये ऑथर का कहना है कि ब्रिक्स कंट्रीज नाउ नीड टू पूल एंड कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स। तो ब्रिक्स कंट्रीज को क्या करना चाहिए, पूल करने चाहिए फिर अपने एफर्ट्स को, एंड और उसके साथ साथ क्या करना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए, ताकि वो WHO के साथ कोऑर्डिनेट करे, यूरोप के साथ कोऑर्डिनेट करे, नॉर्थ अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेट करे, और जो ग्लोबल असॉल्ट है वायरस का उसको रोकने की कोशिश करे। इसके अलावा ब्रिक्स को क्या करना चाहिए, और एक तगड़ा डिजास्टर रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बनाना चाहिए। डिजास्टर रिस्पॉन्स मैकेनिज्म के लिए उनको क्या चाहिए कि जो उनका बैंक है, जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक है, शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है, शंघाई बेस्ड न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए। फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इस तरह से एलोकेट करना है कि कोविड-19 का या आगे आने वाले किसी भी इस तरह के पैंडेमिक का रिस्पॉन्स किया जा सके, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, नो रिलीफ फॉर द नोवेयर पीपल, नो रिलीफ फॉर द नोवेयर पीपल। अब इस आर्टिकल में ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी, बस नॉर्मल आपको थ्योरी बेसिकली जो कि आप GS2 GS3 की आंसर राइटिंग में कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा आपको थ्योरी या एक तरीके से थोड़ा फिलोसॉफिकल टेक्स्ट मिल जाएगा। ऑथर का कहना है कि लेबर्स जो होते हैं, मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन, दे आर द क्लासिक नोवेयर सिटीजन्स इन इंडिया। क्लासिक नोवेयर सिटीजन्स वो लोग हैं जो, देखो नोवेयर सिटीजन्स क्या है, नोवेयर सिटीजन्स मतलब ऐसे माइग्रेंट्स हैं जो कि फंस गए हैं, माइग्रेंट्स जो कि फंस गए हैं। अब उसमें मेन भी हैं, विमेन भी हैं, बच्चे भी हैं, ये तीनों के तीनों वहाँ पे कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। तो माइग्रेंट जो लेबर है जो दूसरी जगह पे गया है, अब वो वहाँ पे नहीं रह सकता क्योंकि उसके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है वहाँ सर्वाइव करने के लिए। दूसरा, वो घर नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि लॉकडाउन में फंस गया है। इसके अलावा रिसोर्सेज नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, मोबिलिटी फैसिलिटी नहीं है, इस कारण से वो व्यक्ति वहाँ पे फंस गया है, जहाँ पे था वहीं फंस गया है। तो ये एक जो चीज़ है, ये आपकी क्या है बेसिकली, ये आपकी एक वो चीज़ है जिस कारण से लोग नोवेयर लैंड में फंस गए, नोवेयर लैंड में फंस चुके हैं। अब ऑथर ने डेटा लिया है नेशनल सैंपल सर्वे से और इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे से। तो नेशनल सैंपल सर्वे एंड इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे ये बताता है कि माइग्रेंट लेबर्स आर मेनली फ्रॉम रूरल एरियाज इन पुअर रीजन्स एंड स्टेट्स एंड बिलोंग टू पुअरेस्ट सोशो इकोनॉमिक क्लासेस। अगर आप ये दोनों डेटा देखो तो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर जो सोशो इकोनॉमिक क्लासेस है वहाँ से ये बिलोंग करते हैं, और वहाँ से ये बिलोंग करते हैं ऐसे लोग जो है बेसिकली सबसे अधिक नुकसान जिनको हो रहा है ना, ये वो लोग हैं। इसके अलावा अगर आप देखो, विद द गवर्नमेंट सडन लॉकडाउन डिसीजन, वेजेस फॉर जॉब्स ऑलरेडी कैरिड आउट रिमेन्ड अनपेड। तो नए जॉब्स तो इनको नहीं मिल रहे। अब आप सबको पता है कि लॉकडाउन के बाद इनको नए जॉब्स तो नहीं मिलने वाले, लेकिन इसके साथ साथ ये भी दिक्कत हो गई इनके साथ कि एक तो जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद, लॉकडाउन होने के बाद जो इन्होंने काम ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ था उसका भी इनको वेज नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। तो उसका भी वेज इनको नहीं मिल पा रहा है जो काम इन्होंने कंप्लीट कर दिया है। द फाइट अगेंस्ट द पैंडेमिक कैन ओनली बी बिल्ट ऑन अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज इंक्लूसिव, इक्विटेबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी।
ऑथर का कहना ये है कि अगर आपको पैंडेमिक से लड़ना है तो आपको कुछ ऐसा रिस्पॉन्स करना चाहिए जो कि इंक्लूसिव हो, इक्विटेबल हो एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो। इंडिया नीड्स यूनिफाइड लेबर मार्केट एंड यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। हमको एक यूनिफाइड लेबर मार्केट चाहिए, एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम चाहिए विच कैन इंश्योर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड डिग्निटी टू ऑल द वर्कर्स। तो हमको कोशिश ये करनी कि हम सेफ्टी, सिक्योरिटी टू ऑल द वर्कर्स प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा ये जो बेसिकली पैंडेमिक्स हैं ये नहीं देखते कि कौन अमीर है कौन गरीब है, इस तरह की वॉल्स को ये नहीं पहचानते, ये बॉर्डर्स को नहीं पहचानते। एंड यहाँ पे हमको कोशिश करनी चाहिए कि कुछ इस तरीके का प्रोविज़न रखना चाहिए कि जो प्रॉपर एक्सेस है हेल्थ फैसिलिटीज़ की वो लोगों को मिल पाए, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट आर्टिकल एज वेल। कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। नाउ इंडियाज़ डिजीज़ सर्विलेंस सिस्टम नीड्स अ रीबूट। इंडिया का डिजीज़ सर्विलेंस सिस्टम जो है उसको रीबूट करने की ज़रूरत है और उसको दोबारा देखने की ज़रूरत है, ऐसा ऑथर का कहना है। माया जॉन ने ये आर्टिकल लिखा है। सबसे पहले ऑथर ने ये कहा है अभी जो रूटीन फंक्शनिंग हॉस्पिटल्स की थी इंडिया में वो ऑलरेडी अच्छी नहीं थी और कोविड-19 के बाद और ज़्यादा ख़राब हो गई है। क्यों ख़राब हो गई है? क्योंकि अब क्या होने लगा है बेसिकली, लोग देखो क्या हो रहा है कि हॉस्पिटल्स में अभी बेड्स की कमी है, दूसरा वेंटिलेटर्स की कमी है, हॉस्पिटल्स की भी कमी है, तो फैसिलिटीज़ हमारे पास प्रॉपर नहीं है। तो अब होने क्या लगा है कि जो हॉस्पिटल्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से कहना चाहिए कि मिस एडमिनिस्ट्रेशन, मिस गवर्नेंस होता था वहाँ पे, वो और ज़्यादा वहाँ हो रहा है क्योंकि अब वो चुनना शुरू कर चुके हैं, मतलब कि सिक लोगों को, एल्डरली लोगों को, और अगर आप नॉर्मल एज ग्रुप के लोगों को देखें तो उनमें से उनको सेलेक्ट करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा एग्रेवेट हो गई सिचुएशन और हमने देखा भी है कि काफ़ी जो लोग जिनकी डेथ हो रही है दे आर फ्रॉम द हायर एज ग्रुप, मतलब कि मोर देन 60 ईयर्स की एज से काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है। तो ये सारी चीज़ें इस कारण से भी हो रही है क्योंकि हॉस्पिटल जो है सेलेक्ट करते समय भी काफ़ी बायसनेस दिखा रहे हैं और दिखाने का कारण ये नहीं कि वो बायस्ड है या अनबायस्ड है, उनका कारण ये है सबसे बड़ा कि बेसिकली हमारे पास फैसिलिटीज़ इतनी नहीं कि हम सबको इलाज दे सकें, ठीक है ना। मैनी ऑफ द, अब एक और ऑथर ने यहाँ पे बोली है कि मैनी ऑफ द एडवर्स मेडिकल कंडीशंस प्रिवेलेंट अमंग द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द अवर कंट्री आर नॉट इवन आइडेंटिफाइड ड्यू टू द लैक्स डिजीज सर्विलेंस सिस्टम। कि इंडिया का डिजीज सर्विलेंस सिस्टम बहुत ही बेकार है, इस कारण से काफ़ी ज़्यादा जो बीमारियाँ हैं, काफ़ी ज़्यादा जो डिसीजेज़ हैं उनका तो पता भी नहीं चल पाता। तो ऑथर का कहना है कि उनका पता भी नहीं चल पाता है इतनी सारी जो बीमारियाँ हैं उनके बारे में, ठीक है ना। तो एक एक करके देखते क्या है। फर्स्ट है अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड पीपल डू नॉट हैव एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि ये पता नहीं चल पाता है कि वो किस बीमारी से जूझ रहे हैं, मतलब कि वो टेस्ट भी नहीं करा पाते, ओके, दे आर नॉट एबल टू डू प्रॉपर टेस्टिंग, तो उनका टेस्ट भी नहीं हो पाता है। इस कारण से कई लोगों को अपनी कंडीशन, अब देखो टेस्टिंग बस नहीं हो पाती, वो रिपोर्ट ही नहीं करते। क्यों नहीं रिपोर्ट करते? अब वो रिपोर्ट अगर करेंगे तो उनको पैसे चाहिए, है ना, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं, उनके पास इतना नॉलेज नहीं है कि वो रिपोर्ट करे कंडीशंस को। इस कारण से दिक्कत होती है और लोगों को पता नहीं चलता कि कौन किस बीमारी से ग्रसित है। तो ये डिसीज सर्विलेंस सिस्टम का ये पहला कारण था। दूसरा, हमारा जो डिसीज सर्विलेंस सिस्टम है और क्यों खराब है, इवन व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन हैज़ एक्सेस टू सच फैसिलिटीज़, अगर किसी व्यक्ति के पास फैसिलिटीज़ है कि वो अपना बेसिकली टेस्ट करा ले, तो इसके बाद उस टेस्टिंग में वो बेसिकली पता, अगर वो एक्सेस भी है, मतलब देखो पहला जो रीज़न था बेसिकली, अब मैं एक बार और क्लियर करता हूँ। पहला तो ये था कि आपके पास एक्सेस नहीं है, मतलब कि आपके पास प्रॉपर मनी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा, अगर आपका एक्सेस है भी तो भी कई बार आप टेस्टिंग नहीं कराते हैं, मतलब कि आपको थ्रोट, स्वैब, स्पूटम, स्टूल, यूरिन, ब्लड, सीरम सारे टेस्ट कराने चाहिए, लेकिन वो सारे टेस्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। थर्ड जो रीज़न है बेसिकली, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देयर इज़ अ वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस अमंग द पैथोलॉजिकल लैबोरेटरीज टू कैटेगराइज डिसीजेज ऑन द बेसिस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेटरी सिस्टम। क्या होता है कि कई अभी भी हमारे लैब्स में ये सिस्टम चल रहा है कि जो डिसीजेज हैं उनको प्री क्लासिफाइड उसमें ही डाला जा रहा है, मतलब कि कुछ नया इवोल्यूशन टाइप का कोई चीज़ नहीं देखने को मिल रही है। प्री क्लासिफाइड जो कैटेगरीज थी उन्हीं में लोगों को आज भी डिसीज़ को क्लासीफाई किया जाता है। इस कारण से डेफिनेटिव कॉज, यानी कि एटियोलॉजी जो होती है, डेफिनेटिव कॉज, फेलियर टू आइडेंटिफाई द डेफिनेटिव कॉज। डेफिनेटिव कॉज मतलब कि कौन सा डेफिनेट कॉज है, एटियोलॉजी याद रखिएगा, एटियोलॉजी बेसिकली वो नहीं पता चल पाती है कि कौन सा पैथोजन ग्रुप कौन से किस डिसीज को क्रिएट कर रहा है या क्या हो रहा है। ऑथर ने अगली जो चीज़ बोली है साइलेंट एपिडेमिक्स के बारे में। साइलेंट एपिडेमिक्स मतलब कि ऐसी बीमारियां जो लैक्स ऑफ लोगों की डेथ मतलब कॉज कर रही हैं एक साल में, लेकिन
उनके बारे में कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। तो साइलेंट एपिडेमिक्स इसीलिए हो गए कि वो भी अपने आप में काफ़ी जाने ले रही हैं, लेकिन उनको आज भी लोग क्लासीफाई नहीं करते हैं। अब इस पर काफ़ी ज़्यादा नाम है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, एक्यूट फेब्राइल इलनेस हो गई, देन एक्यूट अनडिफरेंशिएटेड फीवर हो गया, फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन हो गए। तो ये काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान लेती हैं एक साल में, लेकिन फिर भी इनको अभी भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है, ज़्यादा इनमें रिसर्च नहीं की जा रही है, ठीक है ना। इवन इफ द डेफिनेटिव कॉज ऑफ इलनेस इज आइडेंटिफाइड, इट डज नॉट नेसेसरली गेन द फोकस्ड अटेंशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। तो यार, तो अगर आप कई बार फोकस नहीं मिलता, अगर फोकस मिल जाए तो रिसर्च नहीं होती है। तो ये सारे कारण हैं कि इंडिया का जो डिसीज सर्वेलेंस सिस्टम है वो अच्छा नहीं है, और इस कारण से भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ होती है, काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं। अगला जो है न्यूज़ है वो फैक्चुअल न्यूज़ है भारत मार्केट के बारे में। भारत मार्केट क्या है? ये नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, जिसको केट यानी कि आपका कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के बारे में बताइए मुझे, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के बारे में बताइए। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू पीपल। नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है जिसको कि केट ने लॉन्च किया है। तो नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस का नाम है भारत मार्केट। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत मार्केट किसका है, तो केट का है, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का है, और नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है ये। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कोल। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने रिसेंटली लॉन्च किया है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, जो कि फैसिलिटेट करेगा अर्ली ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइंस दैट वर एलोकेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले की जो कोल माइंस एलोकेट कर रखी हैं उनका अर्ली ऑपरेशनलाइजेशन, काम शुरू करवाने का काम बेसिकली आपका प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट करने का काम करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत आता है। बेसिकली इसका एम ये है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिडर्स आ सके, मोर बिडर्स आ सके। अब आप सबको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो कोल है वो 1971 से 1971 से सेंट्रलाइज होना शुरू हुआ था, मतलब कि नेशनलाइज हो गया था 1971 1973, दो फेजेस में हुआ था, 1971 1973। ये इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के टाइम में चीज़ हुई थी 1971 1973। उसके बाद 2015 में अभी ये इसको डिसेंट्रलाइज यानी कि इसको कि डी नेशनलाइज करने का काम किया गया, जबकि ये बोला गया कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी इसमें बिडिंग कर सकते हैं। तो प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ किया गया 2015 में। तो ये भी याद रखिएगा कि 2015 में प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ किया गया था। तो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट बेसिकली यही काम करेगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने का काम करेगा कोल सेक्टर में, ताकि ऑपरेशनलाइजेशन जल्दी हो सके। अगली जो न्यूज़ है वो CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर है। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ग्रुप है। CII क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट है, नॉन फॉर प्रॉफिट है। तो अगर आपसे कोई पूछे कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ क्या है, क्या गवर्नमेंट है? ये नॉन गवर्नमेंट है। क्या ये प्रॉफिट है? तो नॉन फॉर प्रॉफिट है। बना कब था? 1895 में बना था, और ये 9,000 से ज़्यादा मेंबर है इसके, प्राइवेट में, पब्लिक सेक्टर के, SMEs के, MNCs के। तो 9,000 से ज़्यादा मेंबर है। 1895 में बना था। नॉन गवर्नमेंट नॉन फॉर प्रॉफिट ग्रुप है। अब इसने कहा है कि बेसिकली बहुत समय लगेगा इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको सुधारने में, इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करने में। तो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।